नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी बहन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनके विवाह को हुए लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं। आज ये 2 बच्चों की माँ हैं और इनके दोनों बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। दोस्तों, जिस परिवार के अंदर विवाह हुआ उस परिवार के सदस्यों के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन दोस्तों करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी इन्होंने अपना पूरा जीवन जैसे रोडपतियों की तरह जिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन बहन का जीवन कुछ ऐसा है कि अगर इनको अपनी किसी ज़रूरत के लिए अगर 1000 रुपये भी खर्च करने हों तो उसके लिए इनको कम से कम 10,000 बार सोचना पड़ता है। दोस्तों, इन्होंने अपना जीवन एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर गुजार दिया है जिसके अंदर इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया और इनके इन लॉज के कुछ सदस्य हैं इनके परिवार के ऐसे जो कि पूरी तरह से कंट्रोल फ्रीक हैं और कुछ ऐसे रिश्ते हैं इनके जीवन के अंदर जो कि इन लॉज के परिवार वाले ही हैं जो कि बहुत ज़्यादा जेलेसी से भरे हुए हैं और अपनी जेलेसी के चलते उन्होंने इनकी एक नेगेटिव इमेज को क्रिएट करना शुरू में ही शुरू कर दिया था और आज इनको इतना ज़्यादा बुरा बना दिया है, इन्हीं के परिवार के अंदर इतने ज़्यादा बंधनों में इनको बांध दिया है कि जैसे पूरे परिवार के अंदर कोई भी इनकी बात नहीं सुनना चाहता। यहाँ तक कि इनके अपने ही पति न सिर्फ इनके बल्कि अपने ही बच्चों के दुश्मनों की तरह बिहेव करते हैं। किसी भी प्रकार का सहयोग रोटी देने से ज़्यादा अगर कुछ भी है, अगर 1 रुपये की भी रिक्वायरमेंट है तो वो पूरा करने में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, रिसोर्सेज की कोई दिक्कत नहीं है, एक बहुत ही पॉश इलाके के अंदर ये लोग रहते हैं, लेकिन दिक्कत है तो नीयत की, दिक्कत है तो कार्मिक हिसाब किताब की। आपस में जो इनके बॉन्डेजेस हैं, जो पुराना इनका कर्मा इनका पीछा कर रहा है, उसकी वजह से इनके साथ इनके सारे रिश्तेदार इतना ज़्यादा बुरा करते आए हैं। दोस्तों, जिस समय पर इन बहन का विवाह इनके पति के साथ तय किया गया था, ये बताती हैं कि उस समय पर इनके पति फैमिली बिजनेस के अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व्ड नहीं थे। इनके पति तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किसी एक एजेंसी के अंदर किसी बड़े पद के ऊपर नियुक्त थे। इनके परिवार के अंदर जो इनके पति हैं वो सबसे छोटे भाई हैं और इनके पति के बाद मतलब इनके पति से पहले उनके 2 और बड़े भाई हैं। ये बताती हैं कि जो इनके ससुर जी हैं उनका भारतीय हैंडीक्राफ्ट्स को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने का बहुत बड़ा बिजनेस है और इनके जो ससुर जी हैं उनके बारे में इन्होंने बताया कि जैसे उनको इस चीज़ का ऑब्सेशन है कि उनके परिवार में हर एक व्यक्ति उनके हिसाब से चलना चाहिए, या कम से कम जो व्यक्ति जो भी उनकी फैमिली के अंदर जो मेंबर्स हैं वो कम से कम उनको इतना विश्वास दिला करके चलें कि जो कुछ भी वो अपने जीवन के अंदर कर रहे हैं वो उन्हीं की मर्जी से कर रहे हैं, उन्हीं के कंट्रोल के अंदर हैं। तो या तो सचमुच में व्यक्ति उनके कंट्रोल के अंदर हो या उनको एक इल्यूजन किसी परिवार के सदस्य ने क्रिएट कर दिया हो कि हाँ मैं आपके कंट्रोल के अंदर हूं, तब ही उनके जो ससुर जी हैं वो शांत रहते हैं, वो खुश रहते हैं। अगर ज़रा सी भी कोई चीज़ ऐसी होती है जिसके बारे में इनके ससुर जी को नहीं पता होता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी बहुएं क्या कर रही हैं, इनके बेटों और बहुओं के बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वो जैसे तिल मिला जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर इनके ससुर जी हैं उनको कंट्रोल रखने की आदत है, ये बताती हैं कि वो है पैसा। दोस्तों, इन्होंने ऐसा बताया कि शायद अपने इसी एक ऑब्सेशन के चलते, क्योंकि इनके पति अलग से सरकारी नौकरी कर रहे थे, अलग से सरकारी तनख्वाह प्राप्त कर रहे थे, शायद उसका हिसाब वो ठीक से नहीं रख पाते थे और मतलब जैसे इनका खर्चा इनके पति और ये सभी करते थे, शुरू में तो ऐसा ही होता था। तो ये बताती हैं कि इनके पति को उनके पिताजी ने कन्विंस कर लिया कि अरे भाई, हमारा करोड़ों का बिजनेस है, क्या ये तुम सरकार की टुच्ची सी नौकरी कर रहे हो, तुम्हें फैमिली के बिजनेस के अंदर ज्वाइन करने
लेना चाहिए। हालांकि इनके जो पति हैं वो एक उच्च अधिकारी थे, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से ये बताती हैं कि मेरे पति को उन्होंने अपने प्रभाव के अंदर ले लिया, उनकी सरकारी नौकरी को छुड़वा दिया और उनको भी जो फैमिली बिजनेस है उसको ज्वाइन करवा दिया। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत विशेष बात है ध्यान देने की कि जिस बिजनेस के अंदर, अच्छा अभी तक तो इनके पति उच्चाधिकारी थे और फिर जब इनके पति को बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व किया तो बिल्कुल उनको जैसे छोटुओं को रखा जाता है उस प्रकार से इनके पति के जो बड़े भाई हैं, यानी कि जो इनके जेठ हैं, जो सबसे बड़े जेठ हैं, उन्होंने उस प्रकार से इनके पति को ट्रीट करना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि पता नहीं इनके पति को कैसे हो गया था, जैसे कोई इसी प्रकार का सम्मोहन कर लिया हो, किसी प्रकार का वशीकरण इनके पति को कर लिया हो। इनके पति जो कि इतने तेज दिमाग वाले व्यक्ति थे, इनको ऐसा लगता है कि वो अचानक से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए, झगड़ालू हो गए, पता नहीं इनको लेकर के क्या बोल करके इनको पति को भड़का दिया गया। ये बताती हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पति का दिमाग ही खत्म हो गया, दिमाग ही उन्होंने इस्तेमाल करना बंद कर दिया। इतने बड़े पद को छोड़ करके छोटे मोटे काम, हालांकि बिजनेस के अंदर छोटे मोटे काम नहीं देखे जाते जब अपना बिजनेस होता है तो, लेकिन वो तब होता है जब आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो। ये बताती हैं कि बिल्कुल जैसे कोई आपका कोई मजदूर होता है ना, जिसको कोई, जैसे आपने अपने पास पीए रखा होता है कि जो आप उसको बोलोगे बस उसको वो काम करना है, उसको भाग दौड़ के अंदर लगा रहना है, तो अधिकारी के पद से उनको हटवा करके उस प्रकार के एक रोल के अंदर जैसे कंट्रोल सा करके उनके जेठ ने अपने पास रख लिया। आगे चल करके बताती हैं कि उनके जो जेठ की जो पहली पत्नी थी, जो कि इनकी जेठानी थी, उनके साथ तो इनकी बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इनकी जो जेठानी है, पता नहीं किस चीज़ के चलते उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। और उनके सुसाइड अटेम्प्ट कर लेने के बाद कुछ ही महीनों के अंदर इनके जो जेठ हैं उन्होंने अपने से 18 वर्ष कुंवारी जो कन्या है उसके साथ विवाह कर लिया। हालांकि दोस्तों, जब बहन ने हमारे को ये बात बताई थी तो हमने कहा कि बहन देखो, इस चीज़ से आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर किसी व्यक्ति की उम्र ज़्यादा भी है और कोई अगर उनसे कम उम्र के भी हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर हो, ज़रूरी नहीं है कि केवल उम्र देख करके ही कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे इंसान को पसंद करे। और भी बहुत सारी लाइकिंग्स होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको इस चीज़ से मतलब चिढ़ना नहीं चाहिए कि वो इतनी ज़्यादा यंग लड़की से उन्होंने शादी कर ली। भाई देखो, ये उन दोनों के आपस का मामला है, जब लड़का लड़की राजी तो उसमें आप लोगों को कोई वो नहीं होना चाहिए। तो इन बहन ने ऐसा बताया कि भाई जी मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, बात से ये प्रॉब्लम है कि जब इनकी ये जेठानी परिवार के अंदर आई, जो कि लगभग इनसे 15 वर्ष कम थी आयु के अंदर, तो उस जेठानी ने आते ही इस बात को बहुत ज़्यादा ओपनली घर के अंदर बोलना शुरू कर दिया कि भाई मैंने तो इनसे जो शादी करी है वो पैसों के लिए करी है, वरना मैं इनसे क्यों शादी करती। कहते परिवार के कई कॉन्वर्जेशंस के अंदर, कई डिस्कशंस के अंदर उन्होंने बार बार ये बात बोली कि भाई देखो, सीधी सी बात है, मैंने तो पैसों के लिए शादी करी है, मैंने तो पैसों के लिए शादी करी है, मैंने तो पैसों के लिए शादी करी है। ये बताती हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा, सास जो ससुर हैं, चाहे वो कितने कंट्रोल फ्रीक क्यों ना हो, उनकी बातें सुन करके चलने वाली थी और उनके सब कुछ सुनती थी, लेकिन फिर भी हमेशा जैसे बुरी सी बनी रहती थी। लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ी मेरी तारीफ़ भी होती थी कि बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी बहू है। तो ये बताती हैं कि जो मेरी एक जेठानी है, जो कि मुझसे 15 साल छोटी थी, उसको ये सारी जो चीज़ें हैं देख करके उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती थी। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मेरी तारीफ़ की जाए। इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा क्लियर थी इस चीज़ के ऊपर कि भैया मुझे हर चीज़ को अपने कंट्रोल के अंदर रखना है। फिर ये बताती हैं कि जो ये जेठानी हैं, उनकी एक माता जी हैं, जो इनकी जेठानी की माँ हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंटली इनके ससुराल आकर के रहती थी और जैसे खाना वाना पकाने में और परिवार को जैसे अपनी बेटी के बिहाफ पे खुश रखने के अंदर वो बहुत ज़्यादा वो प्रयास करती थी। ये बताती हैं कि इनकी जो जेठानी की माता जी हैं, उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं किचन में आकर के काम करूं। वो जैसे मेरे आसपास, मेरे जैसे संपर्क में आते ही एकदम से जैसे एक नेगेटिव वाइब्रेशन कोई व्यक्ति रेडिएट करने लग जाता है ना, इस प्रकार के नेगेटिव वाइब्रेशंस इनकी जेठानी की, मतलब वही 15 साल छोटी उम्र वाली जेठानी की जो माँ है, वो रेडिएट करती थी। उनको ये एक आंख नहीं पाती थी।
दोस्तों आगे चल करके ये बताती हैं कि हमें थोड़े ही समय में ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि जो इनके जेठानी की माँ है उनको ब्लैक मैजिक करना आता है। और ब्लैक मैजिक में जैसे बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि देखो दोस्तों हर केस के अंदर ना ब्लैक मैजिक नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा वो ओवर थिंकिंग भी होती है कि ब्लैक मैजिक करते होंगे, ये करते होंगे, वो करते होंगे। तो हमने बहन से इन सब चीज़ों के ऊपर, हालांकि उतने विस्तार में हम नहीं बता रहे हैं, हमने बहुत सारे प्रश्न पूछे कि हो सकता है कि आपको बस जलन हो, आपको ऐसा लगता हो, बस आपकी ना बनती हो। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं भाई जी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। देखो मैं घर की महिला हूँ, घर के अंदर साफ सफाई मैं भी करती हूँ, काम मैं भी करती हूँ, कपड़े मैं भी धोती हूँ। तो इन्होंने बोला कि मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ों को अपने परिवार के अंदर नोटिस किया कि जैसे कहीं पर वो क्या होते हैं कीलें बांध करके रखी हुई हैं, कहीं पर कुछ पुड़िया है उसके अंदर कुछ कुछ लिखा हुआ है, और जैसे भभूत रखती थी वो अपने पास। और तो ये है, तो भभूत का एक बहुत बड़ा वो रोल होता है कि जो लोग अघोर विद्या जानते हैं या ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको अघोर विद्या आती है, तो उनसे भभूत ले आते हैं। भभूत को क्या है, किसी प्रकार से वो जो तंत्र मंत्र है उसे चार्ज किया हुआ होता है और उसका इस्तेमाल करके लोगों पे वशीकरण किया जाता है। तो ये बहुत ही जो ये डार्क जो दुनिया है उसकी एक रियलिटी है, उसके अंदर भभूत को इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बताती हैं कि मुझे थोड़े समय बाद समझ में आने लग गई कि जो मेरी जेठानी की माँ है वो जैसे पूरी तरह से कोई तांत्रिक है, तंत्र विद्या जानती है। और इनको फिर थोड़े समय में शायद ये भी पता लग गया कि जो इनकी जेठानी है वो शायद इनके जो जेठ हैं, जो इनके पति हैं, उनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है उसके अंदर किसी शायद वर्कर के रूप के अंदर काम किया करती थी। बिल्कुल निम्न स्तर का वर्कर नहीं, जैसे रिसेप्शनिस्ट होते हैं या थोड़े बहुत जो मैनेज करने वाले जो रोल्स होते हैं उस किसी रोल के अंदर वो काम किया करती थी। और जेठानी की माँ पहले भी इन्वॉल्व थी। तो ये कहती है कि जिस प्रकार की तंत्र मंत्र की चीज़ें घर के अंदर मिलने लगी जब जेठानी की माँ यहाँ होती थी, तो मुझे ये बात का शक होने लगा कि कहीं जो मेरी पहले वाली जो जेठानी जी थी, मतलब जेठ जी की जो फर्स्ट वाइफ थी जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, क्या उनके ऊपर भी इन्होंने किसी प्रकार की तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके उनको मानसिक स्थिति में ऐसे तो नहीं ले आए थे कि वो इतने कमज़ोर हो गए थे जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उन्होंने कोई नोट भी नहीं छोड़ा था। दोस्तों अब क्या होता है कि जो सुसाइड कर लेते हैं, जो लोग चले जाते हैं और जो नोट नहीं छोड़ करके जाते, तो वो लोग क्या करते हैं, एक राज छोड़ जाते हैं कि उन्होंने इस दुनिया को क्यों छोड़ा। ये बताती हैं कि इनकी जेठानी जो पहले थी वो तो बिल्कुल स्वस्थ थी, वो बिल्कुल ठीक थी, हंसती खेलती थी। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने का निश्चय कर लिया। तो ये कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनका, जैसे अब इनकी ये वाली जो जेठानी है जो सेकंड है, तो ये क्लियर भी थी कि भैया मैं तो पैसे के लिए यहाँ पे आई हूँ, बहुत खुल करके उसने बोला, चौड़ में बोला, उसको कोई डर नहीं है। जैसे उसने इस बात को प्लेस किया सबके सामने, जेठानी ने और उसकी माँ ने, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, तो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर सब लोग उनके तंत्र के, उनकी शक्ति के प्रभाव में रहे होंगे। क्योंकि जो इनके ससुर जी हैं, जो कि इतने ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक हैं, जिनको आज भी हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल रखना है, वो इनकी जेठानी के सामने मेमना बन जाते हैं। जेठानी की माँ को कभी घर में आने के लिए उन्होंने मना नहीं किया। वो लोग जो भी करें उसके लिए वो ओके हैं, लेकिन मेरे पीछे जैसे वो लोग पड़े रहते हैं। ये बताती हैं कि 10-12 साल तो मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा झेला। मतलब 10-12 साल के विवाह में शुरू के 4-5 साल तो इनकी पुरानी वाली जेठानी थी, फिर वो चली जाते हैं, फिर ये लोग आ जाते हैं। इन्होंने और 7-8 साल बहुत ज़्यादा झेला। फिर उसके बाद ये बताती हैं कि मेरी बस हो गई। तो फिर मैंने निश्चय किया कि भैया मैं इन लोगों के साथ नहीं रहूँगी। अच्छा दोस्तों, एक और बहुत ही विशेष चीज़ हुई इनके घर के अंदर। ये बताती हैं कि देखो मेरा ना शुरू से ही पूजा पाठ में, परमात्मा में बहुत ज़्यादा मन लगता है। इसी वजह से मैं इन लोगों के साथ ज़्यादा झगड़ों के अंदर भी इन्वॉल्व नहीं हुई, क्योंकि मैं अवॉइड करती थी। मैं थोड़ा अपना पूजा, अपना ध्यान, थोड़ा साधना भी ये बहन करती हैं कि नहीं, मुझे ये सब पसंद आता था, थोड़ा प्रकृति पसंद आती थी, तो मैं लाइट रहने का प्रयास करती थी। लेकिन ये बताती हैं कि जब से इनके पति ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और उसके बाद से इनके जो पति हैं वो अपने फादर के बिजनेस के अंदर आ गए, भाइयों के साथ काम करने लगे, यानी कि उनकी दुनिया के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए, उनकी एनर्जी के साथ पूरी तरह से एंगेज हो गए। तो ये बताती हैं तब से ही इनके जो पति हैं वो अजीब तरह से इनकी पूजा पाठ से, इनकी भक्ति से, ये जो नाम जाप करती हैं, जो परमात्मा की याद में रहती हैं, उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे। यहाँ तक चिढ़ने लगे कि इनके पति ने ये कहा कि अगर तुम्हें मैंने पूजा पाठ करते हुए देख लिया तो तुझे तेरे अपने घर वालों से नहीं मिलने दूंगा मैं।
दोस्तों ऐसा होना भी इस चीज़ को क्लियरली सिग्निफाई करता है। खैर इस बात पे बहन का कोई विचार सागर मंथन नहीं था, इनको बस ये लगता था कि मेरे पति परमात्मा को जो मैं प्राप्त करना चाहती हूँ उसके बीच में एक रोड़े की तरह सामने आ गए हैं और एक बहुत मुश्किल जो है मेरे को, ही इज़ गिवन मी अ वेरी टफ टाइम, ऐसा इनको लगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक ये बात होती है कि जो भी लोग, जो आसुरी शक्तियों के प्रभाव में जो भी लोग होते हैं वो लोग, देखिए एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चलिए भक्ति वगैरह करना पसंद नहीं करते, वो न्यूट्रल रहते हैं कि भाई हमारे को पसंद नहीं है, कोई करता है हमारे को परवाह नहीं है उस चीज़ की। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो कि प्रभाव में होते हैं, आसुरी शक्तियों के प्रभाव में होते हैं या बहुत ज़्यादा आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कि जैसे एक होता है कि किसी आसुरी शक्ति के प्रभाव में होना, एक अपने जो उनके संस्कार हैं, जो उनके विचार हैं, वो सारे आसुरी प्रवृत्ति के होना। तो ये बताती हैं कि जब से मेरे पति ने अपनी नौकरी छोड़ करके बिजनेस करना शुरू किया था, वैसे ही वो मेरी भक्ति के, मेरे परमात्मा के, मेरे इष्ट के दुश्मन बन गए थे। क्योंकि होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है और कहीं पर कोई अपने इष्ट का आवाहन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भोग लगा रहा है, तो जब डिवाइन पावर्स आती हैं, जब आप उनको भोग लगाते हैं, आप उनको याद करते हैं, तो जो आसुरी शक्तियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो जो कोई भी उनके वश के अंदर होता है वो उसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अत्याचार करवाते हैं जो कि परमात्मा का नाम लेते हैं। तो ऐसा इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा होने लगा और पैसे की तो हमेशा इनको तंगी थी ही। फिर ये बताते हैं कि मैं नेचुरली एक थोड़ा हीलर हूँ, मैं ये टैरो कार्ड रीडिंग इन्होंने करना शुरू किया कि भाई थोड़ा बहुत चलो मेरा खर्चा निकल जाएगा, और जैसे अंदर से ही इस तरह की चीज़ों को, ब्रह्मांड को, प्रकृति को ये बताती कि मैं बहुत अच्छे से जैसे समझती सी थी। मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे प्रकृति से, इस पूरे यूनिवर्स से मेरा कोई संबंध सा है। तो ये बताती हैं कि इन्होंने अपने ही घर के बेसमेंट के अंदर टैरो कार्ड रीडिंग का और इसका एक सेटअप इन्होंने क्रिएट किया था। ये दूसरे लोगों की मदद करती थी। तो इनके पति समय समय पर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते थे कि ये काम भी ना कर पाए, जिसके अंदर ये बताती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जेठानी और उनकी माताजी का बहुत बड़ा रोल होता था, क्योंकि उन्होंने मेरे पति को तो काबू में कर लिया था, लेकिन शायद ये जो परमात्मा की प्यास मेरे अंदर थी और परमात्मा का ध्यान जो मैं करती थी, उसकी वजह से वो मुझे परेशान तो कर पा रहे थे, लेकिन मैं उनके वश में नहीं हुई, जिसकी वजह से वो ऐसी परिस्थितियां मेरे जीवन के अंदर उत्पन्न करते रहते हैं कि मैं तकलीफ में रहूं, मैं परेशान रहूं, मुझे पैसों से बहुत ज़्यादा डिप्राइव रखते हैं। मेरी जो जेठानी है, सारे पैसे का कंट्रोल या तो उसके पास रहता है या फिर मेरे ससुर जी के पास। ये बहन ऐसा बताती है कि भाई जी अगर हमें बाज़ार से जा कर के आइसक्रीम भी खानी है ना, तो उसके लिए भी पैसे नहीं देते थे इनके पति इनको। उसके लिए भी इनके पति को होता था कि अगर मैंने पैसे दिए तो मेरे को हिसाब देना पड़ेगा, एक एक पैसे का हिसाब। मतलब केवल राशन और स्कूल की फीस वगैरह बच्चों की वो अपने आप वो दे देंगे। उसके अलावा अगर आपने कुछ मांग लिया, अगर ये सूट ही मांग लिया कि भैया सूट पुराने हो गए, मेरे सूट मैं खरीद करके पहन लूँ, तो वो भी अगर मिला तो आफत आ जाएगी। इस प्रकार का कंट्रोल इनके पति के ऊपर था। तो इन्होंने बताया आज भी जो मेरे पति हैं वो पूरी तरह से उनके नौकर हैं। तो 10-12 साल ये अपने ससुराल वाले घर में रहे। फिर उन्होंने बताया कि भाई मैंने कम से कम इतना वो झगड़ा किया घर के अंदर कि मैं इस घर के अंदर नहीं रहूँगी भैया, मेरे से घुटन होती है। तो ये बताती हैं 4 कदम दूर ही एक दूसरा घर खरीद करके दे दिया ससुर जी ने। वो घर भी हमारे नाम पे नहीं है, वो मेरी सासू माँ के नाम पे है। दूसरा वाला घर पहले वाला ससुर जी के नाम पे है। तो हमने कहा चलो ये तो कोई बात नहीं जी, देखो वो बड़े हैं तो बड़े तो अपने नाम पे रखते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ये बताती हैं कि इतना पास घर इसलिए दिलाया कि बस मेरी किचन अलग हो जाए, और मेरे घर के अंदर क्या होता है उसको आज भी वही सब लोग कंट्रोल करते हैं। फिर इन्होंने बताया कि अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरी एक गुड़िया है। गुड़िया ने सबसे सही चीज़ ये करी कि बड़े होकर के वो फ़ॉरेन जा कर के सेटल हो गई। तो इन्होंने बताया कि बच्ची जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बच्ची को ये था कि मम्मा मैं इस माहौल से दूर जाना चाहती हूँ, जिसके चलते बेटी जो है बाहर जा कर के सेटल हो गई। फिर अपने बेटे के बारे में इन्होंने बताया कि इनके बेटे ने पिछले कई वर्षों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन अब उसने अपना एक एक्सपोर्ट का बिज़नेस जो है उसने भी एस्टैब्लिश कर लिया है, जिसके अंदर अब बच्चे को प्रॉफिट होने लग गया है। यहीं पर दोस्तों कुछ और चीज़ें हुई, कुछ ऐसी हुई कि जो इनके बेटे हैं, इनकी जो गुड़िया है वो तो अभी विवाहित नहीं है, लेकिन जो इनके बेटे हैं जब वे विवाह करना चाहते थे, अच्छा ये बताते हैं कि इनके पति और जो ये इनके वो जो पूरा परिवार है इन लॉज वाला, वो इनके बेटे का विवाह ही नहीं होने देना चाहते थे।
ऐसी परिस्थितियां उन्होंने उत्पन्न कर रखी थी, कहीं से भी रिश्ता नहीं होने देते थे, रिश्ते को तोड़वा देते थे। इतना पैसा सब कुछ होने के बावजूद भी पता नहीं क्या होता था कि मेरे बेटे का विवाह नहीं होता था। आगे चल करके इनके बेटे ने किसी कन्या को पसंद किया, उसने अपने परिवार के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, तो ये ऐसा बताती हैं कि इनके पति ने साफ मना कर दिया कि भाई शादी के ऊपर मैं किसी तरह का कोई खर्चा नहीं करूँगा, जो करना है वो लड़की वालों को करना है। अब दोस्तों लड़की वालों ने जैसे कुछ ऐसा होता है ना कि वो होता है कि भाई विवाह के ये वाले सारे फंक्शंस हम करेंगे, भाई एक रिसेप्शन आप करवा देना, है ना, ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन रखी। तो ये बताती हैं कि पहले तो मेरे पति ने कि हाँ हूँ कर दिया, लेकिन उसके बाद जब एक्चुअली में वो फंक्शन करने का टाइम आया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, कोई उन्होंने अरेंजमेंट नहीं किया, तो हर एक फंक्शन जो है वो लड़की वालों को ही करना पड़ा। तो इनके पति का ये स्टैंड होता है कि भैया हम फंक्शन करेंगे, मेरे को मतलब वो ये होता है, उनको ये रहता है कि भाई मेरे को हिसाब देना पड़ेगा, मैं नहीं मांग सकता, मैं नहीं मांग सकता, मैं नहीं मांग सकता। तो ये कहती हैं कि मैंने अपने पति को कितनी बार कहा कि भैया तुम मांग नहीं सकते, तुमने ये सारा काम किया ही क्यों, इससे बढ़िया तो तुम अपनी नौकरी कर लेते। क्या करना है हमारे को इस करोड़ों के घर के अंदर रह करके, जब अपनी मर्जी से हम सांस तक नहीं ले सकते। लेकिन ये बताती हैं कि इनके पति ऐसे हैं कि वो इनके घर में नहीं रहते हैं, जो इनकी जेठानी का उनके पिताजी का घर है वहाँ पर ही एक नीचे छोटा सा जैसे एक वो ना बेसमेंट के अंदर क्वार्टर सा बना करके रखा हुआ है, उन्हीं के घर के अंदर वहाँ जा करके रहते हैं। जैसे इनके पति पूरी तरह से जैसे एक पालतू जानवर नहीं होता उसकी तरह उनके घर रहते हैं कि मालिक बोले तो काटो, मालिक बोले तो, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, अब शब्द हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन बिल्कुल वैसा। और उसको पता है कि मेरे मालिक वो हैं और उनके कहे पर जैसे पूरी तरह से वो इनको जैसे पंजाबी में कहते हैं खान नू पैंदे ने। तो इनका बेटा जो है, बेटा और बेटी पहले से ही बहुत पसंद नहीं करते थे इस चीज़ को, पापा ने बहुत कभी वो प्रेम नहीं दिखाया बच्चों के प्रति। लेकिन फिर ये कहती हैं कि मेरे बेटे के लिए तो हद हो गई कि जब इनके पति ने बाप होते हुए भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करी कि भाई बेटे का घर ना बसे, बेटे का घर बर्बाद हो जाए, जिसकी वजह से अब बेटे का विवाह तो हो गया है, लेकिन अब इनकी जो बहू आई है वो बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हैं रिलेशन को लेकर के। वो भी थोड़ा उसमें रहती हैं, उनको डाउट में रहती हैं, वो तो इनको भी थोड़ा डाउट में रखती हैं कि पता नहीं क्या है कैसे है, उसको गड़बड़ लगती है। क्योंकि जो बहू इनके घर में आई उसको तो बेचारी को बहुत बुरा एक्सपीरियंस मिला ना, विवाह उसने कर लिया है और इनका पूरा मान सम्मान करती हैं, कोई समस्या नहीं है इनका उनसे, बहू से रिश्ता वो भी है, लेकिन बहू के मन में कुछ डाउट्स हैं इनको लेकर के भी कि परिवार में कुछ गड़बड़ है। वो अपने पति और अपने रिलेशन को बहुत सिक्योर रखना चाहती हैं। तो ये बताती हैं कि बेटा अब इतने गुस्से में रहता है पिता को लेकर के, उसने मुझे भी मना कर दिया कि आप पापा से बात करोगे तो मैं भी आपसे बात नहीं करूँगा। तो ये बहन जो है कि जो पिछले 30 वर्षों से ये जो दरिद्री, करोड़ों की जायदाद के बीच में जो दरिद्री झेलती आ रही हैं और ऐसे बेखाम खा की वेंजेंस, बेखाम खा की दुश्मनी और ये नेगेटिव एनर्जीज को झेलती आ रही हैं, ये बहन इन सब के बारे में जानना चाहती थी कि इनका क्या हिसाब किताब है, इन सब का अपने पूर्व जन्म में क्या बिगाड़ करके आई हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ ये लोग इनके जीवन के अंदर कर रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को समझ करके इन बहन का हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और पास्ट लाइफ रिग्रेशन से इनके जीवन के अंदर ये जितने भी ये जो कैरेक्टर्स हैं, इन सभी कैरेक्टर्स को ये अपने पास्ट लाइफ के अंदर ढूंढ पाई थी। शायद कुछ कैरेक्टर्स नहीं भी मिले थे, लेकिन ज़्यादातर कैरेक्टर्स को ये अपने पास्ट लाइफ के अंदर ढूंढ पाई थी। इनको पता लग गया था कि इन्होंने पूर्व का इनका क्या हिसाब किताब है, कौन सा ग्रज, कौन सा गुस्सा लेकर के सारी आत्माएं इनके जीवन के अंदर आई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इनको इतना ज़्यादा कंट्रोल किया, इनको इतना ज़्यादा बर्बाद रखा, इनके हाथ में पैसा नहीं रहने दिया, इनको गरीब रखा कि पैसा रहने नहीं दूंगा तुम्हारे पास। तो क्यों हुआ ये सब कुछ, अपने PLR के माध्यम से ये बहन जान पाई थी। तो दोस्तों, अपने पूर्व जन्म के दृश्य के अंदर ये बहन खुद को खुले आसमान के नीचे पाती हैं। जब हम इनको ज़मीन को आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं कि ज़मीन कैसी है, तो ये बताती हैं कि ज़मीन बड़ी अजीबोगरीब सी है। इनको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे ज़मीन स्थिर नहीं है, जैसे ज़मीन अपने आप में चल रही हो, जैसे उसके अंदर एक मोमेंटम सा हो।
हम इनको इनके आसपास का जो दृश्य है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करने के लिए कहते हैं। तो काफ़ी ये शुरू में प्रयास करती हैं, इनको नहीं समझ में आता, इनको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे इनके चारों तरफ काफ़ी लोग हैं, ये खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही होती। पर जब हम थोड़ा प्रयास करते हैं, PLR का एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहन ऐसी अनुभूति करती हैं कि इनका जो जेब है उसके अंदर इनको अपना वॉलेट मिल गया है। ये वॉलेट को बाहर निकालती हैं तो ये बताती हैं कि वॉलेट के अंदर मुझे 4-5 कार्ड्स फील हो रहे हैं, और उन कार्ड्स में से एक कार्ड को जब ये थोड़ा महसूस करने का प्रयास करती हैं कि उसके ऊपर क्या कंटेंट है, तो ये बताती हैं कि जो कार्ड है इसके ऊपर ना अलग ही किसी भाषा के अंदर कुछ लिखा हुआ है, जैसे अरबिक के अंदर उसके अंदर कुछ लिखा हुआ हो। फिर अरबिक भाषा के अंदर सब कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन PLR में क्या है, सब कुछ महसूसता पे चलता है। तो हालांकि इनको इस जन्म में अरबिक पढ़नी नहीं आती है, लेकिन ये उस कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है उसको महसूस करके हमें बताती हैं कि ये मेरा एक कार्ड्स में से एक कार्ड मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, जिस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, नाम है आबू हसन। फिर ये बताती हैं कि आबू हसन मोहम्मद, इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है। मोहम्मद को ये अलग से कहीं पर पढ़ती हैं। फिर ये बताती हैं कि मेरा सुंदर चेहरा है, काले बाल हैं और बहुत ही अच्छे कपड़े मैंने पहने हुए हैं। जब इनसे इनके कपड़ों को अब हम आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं, तो ये ऐसे बताते हैं कि जैसे शेख लोग कपड़े पहनते हैं ना, काफ्तान पहनते हैं, तो उस तरह के मैंने कपड़े पहने हुए हैं। ये अपने आप को एक बहुत ही हैंडसम पुरुष के रूप के अंदर देख रही होती हैं, जो जिसने शेखों जैसे कपड़े पहने होते हैं, बहुत अच्छी उनकी पर्सनालिटी होती है। फिर ये बार बार जब वॉलेट को देख रही होती हैं तो इस चीज़ को देख करके अचंभित होती हैं। ये कहती है मेरे वॉलेट में बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, मतलब इतने सारे पैसे हैं इनके वॉलेट के अंदर। ये कह रही है कि वॉलेट ठीक से बंद भी नहीं हो रहा है, और मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि जैसे मैं बहुत कोई अमीर आदमी हूँ, बहुत रिच हूँ, ऐसी इनको फीलिंग आ रही होती है। फिर इनके जो आसपास का जो एरिया है थोड़ा ये उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये बताते हैं कि मैं एक बहुत बड़े समुद्री जहाज के अंदर सफ़र कर रही हूँ, शिप है उसके अंदर मैं हूँ। और मैं, ये बताती है कि मैं, इनको शुरू में ऐसी फीलिंग आती है कि मैं कोई बिजनेस करने के लिए आई हूँ। और फिर ये अगला दृश्य देखती हैं कि जहाज़ किसी पोर्ट पर रुक गया है। ये जहाज़ से नीचे आए हैं तो बहुत सारे लोग इनके सामने आ गए हैं जो कि इनको सलाम कर रहे हैं, और कई सारे लोग कह रहे हैं कि साहब आइए। कहती है मैं शिप से नीचे उतर रही हूँ, लोग मेरा वेलकम कर रहे हैं। और नीचे उतरते उतरते इनको ऐसी फीलिंग आती है कि मैं कोई मल्टी मिलियनेयर हूँ, बहुत अमीर कोई इंसान हूँ। फिर हम इनसे पूछते हैं कि आप कहाँ आए हो, कहाँ का पोर्ट है, कैसा है, तो इनको ऐसा नज़र आता है कि आसपास बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हुई है। जहाँ भी ये आए हैं वहाँ पर इनको जैसे लोगों का एक काफिला लेने के लिए आया है। सुंदर सुंदर इनको गाड़ियाँ नज़र आती हैं कि गाड़ियों का एक काफिला वहाँ खड़ा है, मुझे लेने के लिए ये लोग आए हैं। और एकदम से बोलती हैं कि मैं ईरान आई हूँ। तो हम इनसे पूछते हैं कि ईरान आए हो, लेकिन कहाँ से आए हो, तो ये बताती हैं कि मैं दुबई से अभी आई हूँ, दुबई से मैं ईरान आई हूँ। बहुत लंबा, ये बताती हैं कि डेकोरेशन हुआ है, बहुत लंबा काफिला है। ये बताती हैं अपने बारे में कि बहुत सारे लोग जैसे इनको सलाम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इनसे मिलना चाहते हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। ये बताती हैं कि मेरी जो नज़रें हैं ना वो बहुत पारखी हैं, और पारखी नज़रों के साथ साथ ये कहती हैं कि मेरे अंदर कुछ ऐसा गुण है कि मैं इंसान को देख करके उसकी शख्सियत पहचान जाती हूँ, उनकी जो एनर्जी है, जो उसका जो कि मतलब उनकी भावना कैसी है सामने वाले व्यक्ति की। ये कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों की जो एनर्जी है उनसे कनेक्ट कर पाती हूँ, और ये जो इतने सारे लोग मुझे रिसीव कर रहे हैं, स्माइलिंग फेसेस से मेरे साथ मिल रहे हैं, कुछ ऐसा है कि मैं जज करने का प्रयास कर रही हूँ, अपनी इनकी एनर्जी को मैं फील करने का प्रयास कर रही हूँ कि सचमुच में इन लोगों के मन में क्या है।
आगे हम इनसे पूछते हैं कि बहन जी आप किस तरह का बिजनेस करने के लिए आए हैं, क्या डील करने के लिए आए हैं। तो ये कहते हैं कि वो इनको धीरे धीरे इनको वो याद नहीं आ रहा होता। तो ये कहती हैं कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ी कोई डील होने वाली है। फिर आगे जा कर के ये देखती हैं कि जिस गाड़ी के अंदर ये बैठती हैं, काफिले के अंदर जो इनके लिए वो होती है ना कि जो वीवीआईपी होते हैं उनके लिए जो गाड़ी काफिले के अंदर जो नियुक्त होती है, उस गाड़ी के अंदर इनको अपने साथ दो और लोग बैठे हुए नजर आते हैं। ये दो लोग कुछ ऐसे हैं जो कि इनकी डील के अंदर किसी प्रकार का मीडिएशन करने वाले हैं। ये लोग भी कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, लेकिन ये जो दो लोग इनको नजर आते हैं वो दुबई के नहीं हैं। इनमें से एक व्यक्ति है, उसको ये देखती हैं, कहती हैं कि कोई अंग्रेज है, ये ब्रिटिश कोई ऑफिसर मुझे नजर आ रहा है, इंग्लैंड का ये कोई व्यक्ति है। दूसरे व्यक्ति को ये देखती हैं तो ये कहती हैं कि दूसरा जो व्यक्ति यहां पे बैठा हुआ है ये ईरानी है। दोस्तों ये ऐसा कुछ बताती हैं कि जो मेरे साथ बैठे हैं कि अंदर डील में बैठते ही ये मुझे कुछ कन्विंस से करने लग गए हैं, क्या बातचीत होने वाली है, उसके बाद कुछ समझाने वाले हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि आप इन्हीं लोगों से मिलने के लिए आए। तो ये कहते हैं कि नहीं, ये कोई बहुत बड़ी कोई सभा है, कोई बहुत बड़ा कोई कॉन्फ्रेंस टाइप है, उसके अंदर मैं आई हूँ और ये लोग भी उस कॉन्फ्रेंस का पार्ट हैं और मुझे ये उस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रिपेयर सा कर रहे हैं, जैसे मुझे ये लोग अपने पक्ष में कुछ मुझे कन्विंस करना चाहते हैं। क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिटेल्स मुझे दे रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदों के बारे में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ ज़रूरत की ये बात कर रहे हैं, कह रहे पूरी दुनिया की कोई ज़रूरत है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी ज़रूरत के बारे में ये लोग मुझसे बात कर रहे हैं। फिर आगे जा कर के ये देखते हैं और ये बताते हैं कि एक बहुत बड़ी टेबल है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उसी सभा के अंदर ये दोनों लोग भी मौजूद हैं। वो जो इंग्लैंड वाला व्यक्ति था, ईरानी व्यक्ति था, लेकिन कुछ ऐसा है कि वो लोग टेबल पे नहीं बैठे हैं, शायद कहीं पीछे खड़े हैं, यानी कि वो कोई मेन लीडर्स नहीं हैं, लेकिन वो कोई बिल्कुल मेन लीडर्स के बाद कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना बड़े नेशंस के, वैसा इनको कोई नज़र आ रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर हम इनसे पूछते हैं कि ये कौन सा समय चल रहा है। तो ये बहन हमें एक्यूरेट डेट बताती हैं, कहती हैं कि आज जब मैं इस मीटिंग के अंदर बैठी हूँ, आज 8 जनवरी 1935 है और ये बताती हैं कि मैं दुबई की शेख हूँ और मेरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस मीटिंग के अंदर। राउंड टेबल के ऊपर ये बैठे हुए देखती हैं और ये बताती हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स बैठे हैं और एक मौलाना हैं जो कि इस मीटिंग को लीड कर रहे हैं, जो कि बहुत बुजुर्ग हैं और हम सब लोग जो है उनकी कुछ बातें सुन रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से पॉइंट्स भी हम देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी राउंड टेबल है, उसके ऊपर जो है ओवल शेप टेबल है, उसके ऊपर मेन कुर्सी पे वो बैठे हैं और हम सबको वो कुछ कुछ अपनी जो बातें हैं वो बता रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम बोलना चाहेंगे कि जो भी हम ये अपने पास्ट लाइफ के केसेस ऑनलाइन पोस्ट करते हैं दोस्तों, ये सारे केसेस केवल एक ही बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने से जो इन्फॉर्मेशन सामने आती है, जो दृश्य सामने आती हैं, उसी के बेसिस पे हम सारी जो कहानी है उसको आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। बहुत ही रेयर किसी केस के अंदर ऐसा होता है कि हमें एक से ज़्यादा जिन लोगों का पीएलआर हो जाता है उनके एक से ज़्यादा हम केसेस करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है दोस्तों कि जो नाम होते हैं और जो डेट्स होती हैं, स्पेशली जो ईयर्स होते हैं, वो पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि जो व्यक्ति है, हम जब ट्रांस के अंदर होते हैं बहुत सारी चीज़ों के बीच में हम स्विच हो रहे होते हैं, बहुत सारी मेमोरीज के बीच में हम स्विच हो रहे होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि 1935 के अंदर इनका कोई और इम्पॉर्टेंट कुछ हुआ हो, वो यहाँ पर डेट मिक्स हो गई हो। तो मतलब डेट के ऊपर और एग्जैक्ट नाम के ऊपर एक्यूरेसी नहीं भी हो, पर जो ओवरऑल जो फील होती है इनको, जो है वो मतलब कौन से एरा का वो है, वो फीलिंग इनको आ जाती है, वो टाइमलाइन थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। तो 1935 माने ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 1935 ही हो, लेकिन इन बहन ने तो हमें यही बताया कि 8 जनवरी 1935 मैं देख रही हूं। तो हम किसी भी प्रकार के तथ्यों का मतलब वो नहीं कर रहे हैं कि भाई इसी डेट को यही हुआ था।
क्योंकि ये केवल जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने फील किया, जो इन्फॉर्मेशन निकाली, वही आप सबके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अगर निकालनी हो कि एग्जैक्टली क्या हुआ, दस्तावेज में क्या लिखा था, क्या हो रहा था, क्या किया तुमने, बिल्कुल एक्यूरेट निकालने के लिए दोस्तों 6, 7, 8, कभी कभी 10 सेशन भी करने पड़ जाते हैं। लेकिन थोड़ा हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा रहता है कि अगर आपने एक बार सेशन कर लिया, आपको ओवरऑल कहानी पता लग गई है, तो बार बार कराने की क्या आवश्यकता है। तो एक ही सेशन में जितनी जानकारी निकली वो हम इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहे हैं। और ये एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े देश इसके अंदर जो है उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए और कुछ उनके नाम आए, तो वो है। अच्छा, फिर ये बताती हैं कि कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है और फिर ये बोलती है कि मैं बिजनेस डील करने के लिए नहीं आई, ये रीयूनियन की मीटिंग है। तो हमने कहा अच्छा रीयूनियन की मीटिंग है, तो क्या रीयूनियन की मीटिंग है? ये कहती हैं कि ईरान अपने हाथ में सारी पावर लेना चाहता है और उसके ऊपर दूसरे जो देश हैं वो उसके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि ईरान के हाथ में सारी पावर क्यों। हम इनसे फर्दर पूछते हैं कि क्या हो रहा है, तो इनको समझ में आता है। कहते हैं कोई बुजुर्ग है, उनकी दाढ़ी है, और ये बोलती हैं कि इनका नाम है हाजी अख्तर सिराउद्दीन मौलाना। अब इसके अंदर भी दोस्तों हो सकता है नाम के जो वो आगे पीछे हों, मौलाना पहले हो, कैसे है, बट जो जो इनको याद आया, इन्होंने कहा कि इनका नाम जो मुझे फील हो रहा है हाजी अख्तर सिराउद्दीन मौलाना है, जो कि इस पूरी मीटिंग को लीड कर रहे हैं। ये ईरान के लीडर हैं और ये सारी कंट्रीज की रीयूनियन की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, लेकिन सबको वो इस चीज़ पे कन्विंस कर रहे हैं कि जो सारी पावर है वो ईरान अपने हाथ में रखेगा। ये कहते हैं कि यहाँ पर और भी गल्फ खाड़ी के बहुत सारे देश हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वेस्टर्न दुनिया के गोरे भी वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, वो लोग भी यहाँ पर हैं, वो भी कुछ, उनका भी इसके अंदर कोई से है, और ऐसा वो चल रहा है। और दोस्तों इन सब चीज़ों के दौरान बहुत सारे कैरेक्टर्स को इन्होंने पहचान भी लिया था, वो अंत में बताएंगे किसको क्या, कौन था, आज कौन है। ये बताते हैं कि ऐसा कुछ उसके अंदर डिसाइड हुआ है कि हेड ईरान रहेगा, बाकी सारी कंट्रीज जो हैं उसको सपोर्ट करेंगी। ये बताती हैं कि ये जो रीयूनियन है, ये रीयूनियन भी नहीं है। जैसे धीरे धीरे स्मृतियाँ आती हैं, ये कहती है कि ये वेपन्स को लेकर के मीटिंग है। वेपन्स को बनाने के लिए ये कोई मीटिंग हो रही है जिसके अंदर सारी कंट्रीज जो ईरान है उसको सपोर्ट करेंगे, और जो ईरान है वो वेपन्स बनाएगा और वेपन्स का सारा कंट्रोल ईरान अपने हाथ में लेगा। दोस्तों हम ये भी बोलना चाहते हैं कि पीएलआर की स्टोरी को जियोपॉलिटिक्स का आधार बना करके कुछ तथ्यों का ऐसा कुछ प्लीज़ आप ना करें, क्योंकि पहले ही जिस तरह के लोगों के नाम सामने आए, ये वीडियो बनाते बनाते भी हम 10 बार सोच रहे थे, थोड़े घबरा रहे थे कि नाम हम तो ले लें, और क्योंकि ये तो केवल पीएलआर में वो बहन देख रही है तो जो देखा वो बता रहे हैं। लेकिन प्लीज़ इसको आप बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेकर के इसके ऊपर कुछ आगे इसके फर्दर इसके ऊपर बिल्ड ऑन ना करें, आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है। तो ये बताते हैं कि सब पेपर साइन कर रहे हैं, मैं भी पेपर साइन कर रहा हूँ, लेकिन ये कहते हैं कि मैं पेपर साइन करना नहीं चाहता। मैं अपने देश का, अपनी जगह का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एक पॉलिटिकल ट्रिप के यहाँ पे आया हूँ, लेकिन ये बताते हैं कि मैं वेपन्स के प्रोडक्शन को और उन चीज़ों को जो कि इस दुनिया का विनाश करने के प्रति काम आए, मैं इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करती हूँ। ये कहती है मेरी कुछ मजबूरी है, ना चाहते हुए भी मैंने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर दिया है, जिसके ऊपर कुछ ऐसा है कि दुबई भी ईरान को सपोर्ट करेगा, उसको फंड सप्लाई करेगा। कह रहे ना चाहते हुए मैंने उसको कर दिया है। ये कहते हैं कि मीटिंग सक्सेसफुल हो गई है, उस पर स्टैंप लग गई है, सब चीयर्स कर रहे हैं। फिर ये बताते हैं कि अब मैं वापस दुबई आ गई हूँ, और दुबई आकर के ये बताती हैं कि मैंने उनको सपोर्ट नहीं किया। कह रहे वहाँ तो मैं साइन कराई, मेरी मजबूरी थी, सामने तो क्या बोलती उनको। कह रही वापस आकर के मैं अपनी बात से पलट गई हूँ, वो लोग फंड्स की डिमांड कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं मान रही हूँ। फिर ये एक दौर देखते हैं, दौर किस चीज़ का? फ़ोन कॉल्स का दौर। ये बताती हैं कि मुझे फ़ोन के ऊपर धमकियां आ रही हैं कि तुमने सपोर्ट नहीं किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कह रही मेरे पास अभी
किसी का फ़ोन आया है, रैंडम लोग हैं, उस मीटिंग में से लोग नहीं है, मतलब वैसे ही कोई और, वो कह रहे हैं कि तुम अपनी बात से पीछे हट गए हो, तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमने इनसे पूछा क्या डर लग रहा है, तो ये कहती नहीं डर नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अब ये तो मैं सोच करके आई थी कि भैया इनका साथ नहीं दूंगी तो फिर ये सब तो होना ही है। तो ये बोलती हैं कि मैं एक सेंस ऑफ अथॉरिटी, सेंस ऑफ पावर है मेरे अंदर, और पावर कहाँ से आ रहा है, राइटियसनेस से। कह रही मैं कत्लो गारत मचाने में, किसी की भी कहीं पर भी कत्लो गारत मचाने में सहयोग नहीं दूंगी। तो मैं इस चीज़ के ऊपर मेरा डिसीजन फाइनल है, लेकिन वहाँ पर जाकर के मैं साइन तो कराई हूँ, तो मैं एक बड़े कलेश के अंदर जैसे फंस गई हूँ। फिर आगे जाकर के कहती हैं कि मुझे ये फीलिंग आ रहा है कि मुझे उन्होंने मार दिया। तो हमने कहा कि बहन अभी तो आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, अभी मार भी दिया। तो ये कहती कि हाँ ऐसा ही कुछ फील आ रहा है। तो हमने कहा कि कैसे मारा, क्या मतलब शूट आउट हुआ, असैसिनेशन हुआ, क्या हुआ। तो ये कह रही है कि मेरे खिलाफ मेरा ही जो महल है उसके अंदर षड्यंत्र रचा गया, और कुछ ऐसा हुआ है कि मेरे को किसी ने खाने में कुछ मिला करके कुछ दे दिया है, और वो जो खाने को मैंने खाया है तो उससे फिर जो है कह रहे हैं कि पॉइजन था उसके अंदर, और उससे मेरी जो है मृत्यु हो गई है। फिर जिसने इनको जहर दिया, इनका जो खान सामों की टीम में काम करने वाला जो मुख्य खान सामा था, इन्होंने देखा कि उसने मुझे जहर दिया है। हमने इनसे कहा कि उसने क्यों जहर दिया है, तो इन्होंने आत्मिक रूप में इसको फील किया कि मरने के बाद शरीर से बाहर निकल करके, तो कह रहे हैं कि मैं इस आत्मा को फील कर रही हूं, इसको ना मुझसे जेलसी है। हमने कहा कि आप शेख हैं दुबई के और ये मामूली सा खान सामा है, खान सामे की एक शेख से क्या जेलसी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जलता है मुझसे, मेरी तरक्की से जलता है, इसको कोई समस्या है। तो हमने कहा कि क्या आपने इसके साथ कोई बुरा व्यवहार किया था या कुछ। तो यहाँ पर दोस्तों इनको ये सब कुछ तो याद नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बुरा व्यवहार मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं तो बहुत ही काइंड किस्म का व्यक्ति हूँ, बहुत ही मतलब मेरी जो भावना है सब लोगों को लेकर के बहुत अच्छा है। कह रहे कि मैं एक ऐसा लीडर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ अपने लोगों के बीच में, हमारे शहर में, हमारे देश में मेरी बहुत चर्चा है, लोग बहुत पसंद करते हैं मुझे, क्योंकि मैं यही प्रयास करता रहता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की मदद कैसे करूँगा। और पता नहीं क्यों ये जो खान सामा है इसको जलन है, ये मेरी तरक्की को देख करके बहुत ज़्यादा जलता है, और अपनी जलन के चलते ये उन लोगों से मिल गया जो कि मुझे मारना चाहते थे। फिर वहाँ पर इन्होंने ये भी देखा कि इनके परिवार में इनकी 2 बेटियां हैं, जो दोनों बेटियां कहते हैं मेरी बेटियां बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही नेक हैं, और अपनी जो पत्नी है इनको उस जन्म की नज़र आती हैं, उसको भी देखते कह रहे मेरी पत्नी भी बहुत खूबसूरत है, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, और मैं अपने परिवार के अंदर बहुत सुखी था, बहुत सुखी था। और ये सुखी था बोलते बोलते, अपनी पत्नी को देखते देखते, उनको याद करते करते इनको उसी जन्म का एक और किस्सा याद आ जाता है। और उस किस्से में ये बताते हैं कि एक लड़की है कोई, वो यहाँ के किसी रॉयल फैमिली की राजकुमारी है, मुझसे काफ़ी छोटी है, और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो हमने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, क्या मतलब, आप तो शादीशुदा हैं। वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन वो लड़की चाहती है कि मैं उससे निकाह कर लूँ, और मैं उससे निकाह नहीं कर सकता। तो हमने कहा ऐसा क्यों भैया, आप तो शेख हैं, और शेखों में तो ये होता है कि भैया अगर आपकी एक बेगम है आप दूसरी बेगम भी रख सकते हैं, आपका जो उस समय जो आपको अपना जो धर्म दिख रहा है वो तो इसकी इजाज़त देता है, तो आप क्यों नहीं कर रहे। कह रहे नहीं बात वो नहीं है, चाहे इजाज़त देता हो, लेकिन मेरा मन मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है। तो मेरे को इस लड़की ने, मैं उस लड़की का सम्मान बहुत करता हूँ, क्योंकि शायद वो कोई दूर की रिश्तेदारी में या किसी रिश्तेदारी में कोई बहुत दूर की कोई कज़न है शायद इनकी, और वो भी राजकुमारी है। तो मैं कह रहे मैं उसकी एज अ फ्रेंड, एज अ रिलेटिव, एज अ फैमिली ऑफ रॉयल, एज अ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उनकी जो ये ख्वाहिश है मैं इसको पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मेरी जो बेगम है उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ उनसे। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिससे मेरी बेगम को
ऐसा लगे कि मैंने उनको धोखा दिया है। उनकी भावनाओं के साथ मैं नहीं खेल सकता, मुझे उनकी भावनाओं की बहुत वैल्यू है। और ये बताते हैं कि ये जो लेडी है बहुत ज़्यादा अपमानित फील कर रही है इस वजह से। आगे चल करके ये बताते हैं कि हम इनसे कहते हैं कि भाई क्या सिर्फ प्रेम है उस लड़की के मन में जो राजकुमारी है, जो शहजादी है? तो ये कहते हैं कि शहजादी के मन में सिर्फ प्रेम नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको हमारी गद्दी चाहिए, उसको जो यहाँ का जो शासन है, जो यहाँ की जो गद्दी है, उसके ऊपर उसको काबिज होना है। वो मेरे साथ बैठना चाहती है, वो चाहती है कि मैं उसके कंट्रोल के अंदर आ जाऊँ, लेकिन मैं उसके कंट्रोल में आ नहीं रहा हूँ। उसने हर तरीके का प्रयास किया, अलग से भी मिली, अपने हुस्न का जो जाल है इनके ऊपर वो डालने का प्रयास किया, लेकिन ये कहते हैं कि मैं उसके जाल में नहीं आ रहा हूँ, और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। फिर ये आगे चल करके बताते हैं आत्मिक रूप में, कह रहे मुझे ऐसी भासना आ रही है कि ये जो शहजादी है ये भी उन लोगों से मिल गई थी, और इनका जो खान सामा है उस खान सामे के साथ जिसकी लाग डाट है, यानी कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग है, जिसने उस खान सामे को पैसा दिया है, खान सामे को मोटिवेट किया है ये असैसिनेशन करने के लिए, ये षड्यंत्र रचने के लिए, वो और कोई नहीं है बल्कि यही शहजादी है। ये शहजादी बाहर की ताकतों से मिल गई है और हमारे यहाँ पे जैसे तख्ता पलट करना चाहती है, मेरे पूरे ख़ानदान को जैसे नेस्तो नाबूद कर देना चाहती है, और ये चाहती है कि अब इसकी मेरी जगह पर जो कोई भी यहाँ पे आकर के बैठे, अब ये उससे शादी करेगी। तो इसकी नज़र में कोई है जिसको ये इस गद्दी पे बिठाना चाहती है। तो ये कहती हाँ, उस खान सामे से इस शहजादी की बहुत ज़्यादा कोई बातचीत है, इन दोनों ने मिलकर के ही मुझे मार दिया है बाहरी ताकतों के इशारे पर। हमने इनसे पूछा कि भाई आज इस जीवन में आपका जन्म भारत के अंदर हुआ, क्या कभी भारत भी आए थे? तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैं बहुत फेमस हूँ, और ये कहती हैं कि मेरा ना भारत से कोई बहुत गहरा लगाव है। जब ये दुबई के शेख थे तो उस समय पर भी इन्होंने बताया कि मैं भारत आई हूँ, और ये बताती हैं कि जो इनका रुतबा है, इनको जो जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट पे नेहरू जी रिसीव करने के लिए आए हैं। इनकी नेहरू जी के साथ कोई बहुत गहरी आत्मीयता है। ये कहते हैं कि मुझे कनेक्शन सा फील होता है इंडियंस के साथ, और ये कहते हैं कि मैंने जो इंडिया है, जो भारत है, इसकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बहुत सारी डील्स की हुई हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ डील नहीं करी है, क्योंकि उस समय पर क्या है, ब्रिटिशर्स का राज था। ये 1935 से पहले के दृश्य देख रहे थे। तो ये कहते हैं यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि कांग्रेस है, जो मेन लीडिंग पार्टी है, उसके साथ मैंने यहाँ पे कोई डील की हुई है, और मतलब जैसे ही वो पावर में आ जाएंगे तो फिर उनके साथ मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूंगी। तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये किसी प्रकार से सपोर्ट करती थी, मतलब जैसे उनका जो फ्रीडम मूवमेंट होता है, उनकी जो फंडिंग है। तो इंडिया की जो कांग्रेस थी उस समय पर, जो कि उस समय में तो जो है, जो भारत है उसकी आज़ादी के लिए अपना प्रयास कर रही थी गांधी जी के नेतृत्व में, और फिर नेहरू जी जो थे उनके वन ऑफ द मेन लीडर्स थे, तो उनके साथ इनकी कुछ साठगांठ थी, उनको ये फंडिंग देते थे, लेकिन ईरानियों को इन्होंने फंडिंग नहीं दी। तो कहते हैं कि मेरा भारत के अंदर बहुत सादर सत्कार होता है। फिर जब ये कांग्रेस के साथ कोई ये मीटिंग, जब ये डॉक्यूमेंट साइन कर रहे थे, तो ये देखती हैं और ये बताती हैं कि भाई मैं जो है ना, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर मेरी हैंड राइटिंग है। फिर थोड़ा उस चीज़ के ऊपर ये मंत्रमुग्ध हो गए। फिर यहाँ पर जो है इनका पूरा जो दृश्य है वो ख़त्म हो गया, और फिर मतलब ये वाला जीवन इन्होंने पूरा देख लिया, कहाँ मिले, कैसे इन्वॉल्व थे, किस पोजीशन के अंदर से किन लोगों ने मारा, किन से क्या इनकी रड़क थी, वो सब इन्होंने देख लिया। और फिर उसके बाद जो है इनको हम वापस उस स्थान पर लेकर के गए जहाँ पर इनके फरिश्ते इनको मिले, इनके स्पिरिचुअल गाइड इनको मिले। दोस्तों, इनके जो फरिश्ते हैं उनका नाम तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन दो ऐसी महिलाएं इनको नज़र आई फरिश्ते के रूप में, जो कि अपने आप में आदि शक्ति का स्वरूप है। और ये उनके पास गए तो इन्होंने कहा कि बच्चे, बाबा का हाथ पक्के से पकड़ करके रखो। इन्होंने कहा कि माँ, ये मुझे बताओ, ये जो मेरी सारी जो समस्या है, इन्होंने तब भी मेरे साथ ऐसा किया, मुझे मरवा दिया, और अभी भी मेरे जैसे पीछे पड़े रहे इस जीवन के अंदर।
तो उन्होंने कहा कि बच्चे बाबा का हाथ पकड़ करके रखो, तुम बहुत कच्चे, थोड़े कच्चे पक्के तरीके से तुमने परमात्मा का हाथ पकड़ा हुआ है, तुम बार बार हाथ छोड़ देती हो। अभी भी तुम्हें जितना बचा करके रखा हुआ है उन्होंने ही बचा करके रखा हुआ है, परमात्मा का हाथ पक्के से पकड़ लो बच्चे। इसके अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए परमात्मा को आपको नहीं छोड़ना है बच्चे। आपको जो पार है वही लगाने वाले हैं। और जब शुरू में इन बहन से हमारी बातचीत हुई थी दोस्तों, तो हमने पर्सनली बहन को रेकमेंड किया था कि बहन जी आप दोबारा से अपना टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह थोड़ा शुरू करें, थोड़ा इसके अंदर आप एंगेजमेंट करें। लेकिन जो उनके स्पिरिचुअल गाइड्स हैं उन्होंने उनको ये सब कुछ करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी सहयोगी आत्मा है, तुम अभी अपना जो समय है उनके साथ काटो, तुम अपना ध्यान, अपना जो भी तुम्हारा पुरुषार्थ है, जो भी तुम्हारी साधना है, तुम उसको बढ़ाओ। परमात्मा को पता है कि उनको तुम्हें कहाँ बिठाना है, तुमसे बहुत सेवाएं लेंगे, बहुत सेवाएं लेंगे। तुम बहुत सेवा करने के लिए आई हो, एक बार फिर से तुम इस पूरे विश्व का कल्याण करने के निमित्त बनोगे। प्यारे बाबा तुम्हें एक ऐसे स्थान पर बिठा देंगे, खुद कुछ प्रयास नहीं करना, तुम्हें केवल अभी तपस्या करनी है। तुम साधना के अंदर लीन हो जाओ, कहाँ पहुँचाना है, कहाँ बिठाना है, क्या ड्यूटी देनी है, ये बाबा अपने आप देखेंगे, अपने आप संभालेंगे। प्यारे दोस्तों, ये जो सारा केस हमने यहाँ पे देखा, ये केस एक ऐसा केस था जिसको रिपीट पैटर्न केस कहा जाता है। यानी कि अपने इस जीवन से जस्ट पिछला जीवन जो इन्होंने देखा, या जो भी इनका जो रेलेवेंट इनका पिछला जीवन जो इनको दिखाई दिया, उसके अंदर इनको ये बात समझ में आया कि जो आत्माएं जो कुछ इनके साथ उस जीवन के अंदर करना चाहती थी, कुछ आत्माएं कर पाई थी, कुछ आत्माओं की भड़ास अभी भी रह गई थी, वही आत्माएं आज भी इनके जीवन के अंदर वही सारी परेशानियां इनको देने का प्रयास कर रही हैं। दोस्तों, ऐसे केसेस का मतलब ये होता है कि इनके जो आपस में कार्मिक अकाउंट के जो एंटेंगलमेंट्स हैं वो और बहुत पुराने हैं और बहुत गहरे हैं। तो पिछले जन्म में भी जो इनका असैसिनेशन हुआ, जो ये आत्माएं आई, ऐसी आत्माओं के संपर्क के अंदर आ रही हैं जिनसे इनके विचार नहीं मिलते, फिर उनका क्लैश करना, इनको मरवा देना, ये सब कुछ भी इनके कुछ और पुराने आपस में जो इनके कर्मा हैं उनके चलते हुआ था। दोस्तों, बहुत बार भाई और बहन पास्ट लाइफ स्टोरीज के अंदर कार्मिक अकाउंट्स को बैलेंस होते हुए देखना चाहते हैं कि हमने किसी के साथ गलत किया तो हमारे साथ गलत हुआ तो चलो ठीक हो गया। ऐसा समझते हैं कि एक जीवन में गलत करने से अगले ही जीवन के अंदर उसका रिवर्स हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हो पाता है। कार्मिक अकाउंट के एंटेंगलमेंट्स इतने ज़्यादा गहरे हैं कि अगर उन सब लोगों के अंदर घुस करके, उनके साथ इन्वॉल्व होकर के, जिनसे हमारे कार्मिक अकाउंट एंटेंगलमेंट्स हैं, अगर हम अपने हिसाब किताब को जानबूझ करके झेलते हैं, ये सोच करके कि चल कोई बात नहीं, क्योंकि इस बहन की ये सोच भी थी कि भैया चलो मैं सहन करती थी, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मेरा कोई हिसाब किताब हो। लेकिन पीएलआर से तो ये समझ में आया कि पहले भी उन्होंने ही गलत किया था। तो इसीलिए इस सेशन से हम इस सभी भाई बहनों को ये भी हिदायत देना चाहते हैं कि अगर आप सब लोग ये सोच रहे हैं कि आप किसी अत्याचार को इसलिए सह रहे हैं क्योंकि शायद आपका हिसाब किताब होगा, मैं सहन करूंगी तो शायद खत्म होगा, तो ऐसा नहीं होता है। अन्याय को सहन करना, अत्याचार को सहन करना, अपने आप में अन्याय को बढ़ावा देना है, अपने आप में पाप की वृद्धि कराने का निमित्त बनना है। तो इसलिए जहाँ भी हमारा कार्मिक अकाउंट हो तो प्रयास ये करना चाहिए कि उनके साथ उलझने की बजाय साइड हो जाएं, उनसे कुछ अलग हो जाएं, दूरी बना लें, जो करने का इन्होंने भी प्रयास किया था। और दूरी बना करके योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से, एनर्जी के लेवल पे अपना जो हिसाब किताब है आत्माओं से क्लियर करें और ख़त्म करें। दोस्तों, अब बिल्कुल अंत में उन सभी कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे अब आपको बताने वाले हैं कि जो कैरेक्टर्स इन्होंने देखे वो इस जीवन के अंदर कौन थे। दोस्तों, सबसे पहला इन्होंने दृश्य देखा था, गाड़ी के अंदर दो लोग आकर के बैठे थे। एक था इंग्लैंड का ब्रिटिश व्यक्ति जो इनको मैनिपुलेट कर रहा था। दोस्तों, उस व्यक्ति को इन्होंने अपने जेठ के रूप में देखा। दोस्तों, इनका जेठ इस जीवन में जिसने इनके जो पति हैं उनको अपना गुलाम सा बना करके रखा हुआ है। दोस्तों, ये अंग्रेज़ों की पुरानी आदत है, इनको दूसरे लोगों को धरती पे ना गुलाम बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है।
तो कहीं ना कहीं वो आत्मा आज भी वही करने का प्रयास कर रही है जो कि उसने उस जीवन में किया था, और वहाँ भी इनको वेपन्स की डील पे साइन करने के लिए ही मोटिवेट कर रहा था कि भैया लगा पैसे, दुनिया में कराओ झगड़े, कराओ कलेश, पूरी दुनिया में मचाओ हाहाकार, ताकि हम अपने नोट बनाते रहें, अपने पैसे हम बनाते रहें, अपने युद्ध हम लड़ते रहें। इसी के साथ साथ दोस्तों, इन्होंने जिन मौलाना को इन्होंने देखा था जो कि ईरान के लीडर थे, जिनको सब कुछ अपने काबू में करना था, अपने कंट्रोल में करना था, दोस्तों उनको इन्होंने अपने इस जीवन के ससुर जी के रूप में देखा। इनके इस जीवन के अंदर जो ससुर जी हैं, जो कि आज भी सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि इनको 10 रुपए का पार्ले जी भी नहीं खरीदने देते, उनको ही इन्होंने उस मौलाना के रूप में देखा था। दोस्तों आपको याद होगा उस डील के अंदर इन्होंने उनको वायदा किया था कि जो इनके पास पैसा है, ये पैसा वो ईरान को सप्लाई करेंगे, ईरान को सहयोग करेंगे, जिससे कि वो जो भी उनकी महत्वाकांक्षा है उसको वो अचीव कर पाएंगे। इन्होंने उस जीवन में उनको पैसे नहीं दिए, तो इस जीवन में उन्होंने इनको एक एक पैसे के लिए मोहताज बना दिया। दोस्तों यहाँ पर कोई भी ये बात इस चीज़ के हिसाब से नहीं है कि वो अच्छे थे या ये बुरे थे, ये अच्छे थे या ये वो बुरे थे। ये तो केवल इस चीज़ की बात है कि वो क्या चाहते थे और इन्होंने क्या किया, और आपस में इनका क्लैश था। आज भी बुरी आत्मा वही बुरा करने का कोशिश कर रही है। तो पूरे जीवन भर इनको कैद सा रखा, अपने काबू में रखा, जैसे तब भी काबू में रखना चाहते थे, और पैसों के लिए इनको मोहताज बना करके रखा। आगे चल करके दोस्तों इनको जो और कैरेक्टर्स वहाँ पे नज़र आए, इनको एक खानसामा नज़र आया था जिसने एक शहजादी के साथ मिल कर के इनके प्रति षड्यंत्र रचा था, इनको वो मारना चाहता था। दोस्तों जिस खानसामे को इन्होंने वहाँ पर देखा था, वो खानसामा और कोई नहीं, बल्कि वो खानसामा इनकी जो सेकंड जेठानी है, जो कि इनसे 15 साल छोटी है उम्र में, उनकी जो माँ है, वो माँ जो कि इस जीवन के अंदर भी कुछ ना कुछ तंत्र विद्याएं करती रहती हैं, जिसने इस जीवन के अंदर भी इनको काबू में कर रखा है, इनको काबू में करने का प्रयास करती है, इनके पति को काबू में वश में कर रखा है। दोस्तों उन्हीं को इन्होंने उस कुक के, उस खानसामे के रूप में देखा, जो कि इनसे उस जीवन में भी चिढ़ता था, अपने शेख से चिढ़ता था, और जिसने मारने का इनको षड्यंत्र रचा था और इनको मार दिया था। दोस्तों जिस शहजादी के साथ मिलकर के उसने मारा था खानसामे ने, उस शहजादी को इन्होंने देखा कि वो इनके इस जीवन के पति हैं। जी हाँ, वो पति जो कि सत्ता में काबिज होना चाहता था, वो पति, वो शहजादी जो कि सत्ता में काबिज होना चाहती थी, और वो अपने हुक्म अपने उन आकाओं से ले रही थी जो कि दुबई के नहीं थे, जो कि बाहर से उनको हुक्म दे रहे थे, बाहर से, जो कि इनको कठपुतली बनाना चाहते थे। दोस्तों इस जीवन के अंदर अगर आप इनके पति का जीवन देखेंगे, तो वो भी तो देखो अपने पिता, इस जीवन में उनके पिता हैं, उनके बड़े भाई हैं, लेकिन वही अंग्रेज़ों, वही बड़े गल्फ लीडर्स के कठपुतली की तरह बन करके वो अपना जीवन जी रहे हैं। उस जीवन में कठपुतली बन करके उन्होंने उनका काम किया। इस जीवन में भी इनके पति को वो कठपुतली बना करके अपने हर काम के अंदर यूज़ कर रहे हैं, और उनको पता है कि बड़ा बिजनेस, एक्सपोर्ट, ये तो सब दिखाने की बात है, इनके पति का थोड़ी कुछ है, वो तो गुलाम ही है। तो ये सारे कैरेक्टर्स इन्होंने देखे। अच्छा दोस्तों, फिर उसके बाद जो इनको अपनी पत्नी वहाँ पर नज़र आई थी, जिनसे बहुत प्रेम करते थे, पत्नी को इन्होंने अपनी इस जीवन के माता जी के रूप में देखा। और फिर इनके वहाँ पे 2 बच्चे थे, इनकी 2 बेटियाँ थी, जो कि ये कह रहे थे कि बहुत खूबसूरत हैं। इनकी जो 2 बेटियाँ थी दोस्तों उस जीवन के अंदर, उसको इन्होंने अपने इस जीवन के बेटे और बहू के रूप में देखा। इनका बेटा और इनकी बहू जो आज इनके जीवन के अंदर इनका लास्ट, इनके सहारा बन करके इनके साथ खड़े हुए हैं, वही दोनों बच्चे पिछले जीवन में इनकी बेटियां थी, जो कि बहुत नेक थी, जो कि बहुत इनको प्रेम करती थी। पहले भी सहयोगी आत्माएं थी, बाद में भी सहयोगी आत्माएं रहीं। तो लगभग सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको हमने कवर कर दिया है दोस्तों। कुछ लोग छूट गए, जैसे कि इनकी जेठानी कौन थी वो इनको नज़र नहीं आई, लेकिन ऑलमोस्ट सारे लोग जो है इन्होंने देख लिया। अच्छा सॉरी, जो इनकी जेठानी हैं, एक ईरानी नज़र आया था इनको शुरू में ना, जो गाड़ी के अंदर 2 लोग बैठे हुए थे। एक अंग्रेज़ था
जो कि इनके जेठ हैं, और साथ में एक ईरानी बैठा हुआ था, वो भी पुरुष था उस जीवन के अंदर। उस ईरानी को इन्होंने अपनी इस जेठानी के रूप में देखा, जो कि इनके इस जीवन में इनसे 15 वर्ष छोटी हैं। दोस्तों, उस जीवन के अंदर जो मौलाना थे, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल लीडर थे, जो सबको कंट्रोल करना चाहते थे, वो उन्हीं का नुमाइंदा थी। इसीलिए शायद जब इस जीवन के अंदर वो बहुत क्लियर एक्सपेक्टेशन से इनके परिवार के अंदर आई कि मैंने तो पैसे के लिए शादी की है, तो इनके ससुर जी, जो कि सबको कंट्रोल में करते हैं, कंट्रोल में रखना चाहते हैं, उससे उनको आपस में कोई हीन भावना फील नहीं हुई। उसको उन्होंने फिर भी एंटरटेन किया, उनके साथ मिल करके वो रहे। उसके साथ पैसा शेयर करने में इनके ससुर जी को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले भी तो ये दोनों एक ही देश के थे, साथ में मिल करके ही अचीव करना चाहते थे, एक ही उन दोनों आत्माओं का गोल था। तो इस जीवन के अंदर भी जब शायद वो दोनों आत्माएं मिली, यानी कि इनकी जेठानी और इनके ससुर जी, वो आत्मा का उनका आपस में जो आत्मीयता है वो उनको समझ में आ गई और उनका आपस में कोई क्लैश नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये था इन बहन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस। हम आशा करते हैं कि इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, केस आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमें बताएं कि जो कहानी हमने आप सभी के साथ शेयर करी, इसमें आपको क्या अच्छा लगा, इससे आपने क्या सीखा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, क्या जो जिस परिस्थिति में आज ये हैं इनके साथ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, आपके क्या थॉट्स हैं, अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर हमारे को बताएं। तो आप सभी से हमारी मुलाकात होगी हमारे अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।